स्टूडेंट, मैं हूं राहुल सर आपका और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बच्चों हम लोग क्लास 9 को अब स्टार्ट किए हैं। मीन्स क्लास 9 के सभी चैप्टर के आपको वीडियोज लेक्चर मिलने वाले हैं। हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले बच्चों स्टार्ट किया है आपका फिजिक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन। और बच्चों हम लोगों ने इसके पहले ग्रेविटेशन क्या होता है, मीन्स उसके बाद ग्रेविटेशन के हिस्ट्री कितने हैं, मीन्स क्या क्या हिस्ट्री था, कौन कौन से लोग ने क्या क्या बोला, ग्रेविटेशन से रिलेटेड थियरी क्या क्या, ये सभी हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सबसे फेमस थियरी किसका था बच्चों, न्यूटन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो हम लोगों ने कवर किया। और जो बच्चों वहां पे न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। और बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्रेविटेशन और फिर ग्रेविटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अक्सर बच्चों में ये कंफ्यूजन बना रहता है कि ग्रेविटेशन ग्रेविटी क्या होता है, या कई लोग दोनों बोलते हैं। मीन्स हम लोग चलिए देखते हैं, फिर उसी टाइम पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया है ग्रेविटेशन क्या होता है। तो उस दिन मैंने बताया था बच्चों कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, इनके पास मास है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने बताया था बच्चों वहां पे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो या कोई भी दो पर्सन हो, है ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, क्या है देखिए, कह रहा है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑफ मासेज 50 kg एंड 60 kg। दो फ्रेंड है बच्चों, क्या दो फ्रेंड है, वो एक 50 kg का एक 60 kg का, और वो दोनों जो है एक दूसरे से 2 मीटर के अपार्ट पे खड़े हैं, मतलब 2 मीटर के दूर पे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक सिचुएशन ले लेते हैं। एक ये हो गया बच्चों 50 kg का एक लड़का, और दूसरा आपका ये है 60 kg, ठीक है। और मैंने बताया था बच्चों इनके बीच का जो सेपरेशन रहता है वो आपका क्या है, यहाँ पे 2 मीटर, कितना 2 मीटर डिस्टेंस पे ये एक दूसरे से खड़े हैं। तो बताइए कि इन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, वही कैलकुलेट करना। तो मैंने बताया था आपको कि अगर इसका मास m1 हो, इसका मास m2 हो, और इनके बीच का डिस्टेंस r हो, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था पिछले क्लास में। तो बताइए आप लोग किसको किसको याद है। तो क्या होता है, F इक्वल G कैपिटल, है ना, m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। बस अब आप देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, m1 को आप ले सकते हो 50 kg का, m2 आप 60 kg को ले सकते हो। अब किसी बच्चे का मूड खराब हुआ, कहेगा नहीं 60 वाले का मुझे m1 लेना है, तो बिल्कुल कर सकता है वो, ठीक है, आपकी कॉपी आपकी मर्जी, है ना। तो आप इसको m1 ले लो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। और बाकी इनके बीच का डिस्टेंस जो है बच्चों वो आप r मान लो। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। क्या, तो मैंने बताया था आपको कैपिटल G की वैल्यू, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितना 6.67 इंटू 10 पावर माइनस का 11, ओके। फिर m1 कितना 50 kg, m2 60 kg, और ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, 2 मीटर पे, तो 2 का स्क्वायर, है ना, हो गया। मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब आप चलते हैं इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो सिंपलीफाई करेंगे तो बच्चों करना क्या होता है, पहले नंबर को एक साइड रखा करो, और जो पावर हो 10 के पावर हो उसको अलग रखा करो एक साइड। तो अभी तो हम लोग चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये बच्चों आएगा कितना, 4 आ जाएगा, और 4 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, है ना, और इस 4 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 15। तो मैं 6.67 इंटू 50 इंटू 15, नंबर्स को एक साइड रख लिया बच्चों, नीचे आपका 1 हो गया, और इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 11 हो गया। अब बच्चों अब आप देखो यहाँ पे 6.67, और ये एक जीरो बच्चों वहां पे जाके इसको कम कर देगा, कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, और फिर अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों का। तो ये कितना हो जाएगा 6.67 इंटू में 15 5 जा कितना हो जाएगा 75, और ये फिर कितना हो गया बच्चों आपका 10 टू द पावर माइनस का 10 हो गया। ये एक जीरो मैंने इसके ऊपर 10 के ऊपर भेज दिया, तो यहाँ पे आपका -11 + 1, और वो कितना आ जाएगा माइनस का 10,
है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बच्चों आप इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चों 5000.25 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये कितना आ गया, -10। अब बच्चों जो स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है वो बोलता है कि जो अपना डेसिमल होना चाहिए ना, वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद से स्टार्ट हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे बच्चों देखो अपना डेसिमल 1 2 3 थर्ड प्लेस पे है, तो अपने को कहाँ लाना है, यहाँ पे। तो आप कितना 1 प्लेस 2 प्लेस इधर आओगे। अब जब 2 प्लेस आप इधर आ रहे हो डेसिमल, तो आपका जो पावर जाएगा वो पॉजिटिव में जाएगा। तो प्लस का 2 इसके साथ कर दे, तो माइनस का 10 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस का 8 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5.00, है ना। अब चलो मैं बच्चों उसको इग्नोर कर रहा हूँ, है ना। 25 को मैं डेसिमल से हटा रहा हूँ, अपन डेसिमल के 2 ही प्लेस तक देखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका 10 टू द पावर -8 न्यूटन, है ना। क्यों, क्योंकि बच्चों हम लोगों ने सभी यूनिट जो लिया था, मतलब सभी क्वांटिटी को एसआई यूनिट में लिया था, मास को केजी में लिया था, डिस्टेंस को मीटर में लिया था, ठीक है। और जो आपके जी की वैल्यू रखे थे वो भी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, है ना। तो सभी एसआई यूनिट में रखे थे। तो अपना जो आंसर भी आने वाला है वो किसमें, फोर्स का एसआई यूनिट बच्चों आप लोग सेकंड चैप्टर में पढ़े हो, न्यूटन, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों, आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो ये कितना फोर्स है। देखो ये कह रहा है कि 5 पॉइंट और 10 टू द पावर -8 है बच्चों। तो अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने जाओगे ना, तो क्या होगा 0.00070 बच्चों, 70 उसके बाद 5, इतना न्यूटन आएगा ये, है ना। अब आप खुद इमेजिन करो बच्चों, ये इतना कम फोर्स है ना, ये इतना कम फोर्स है, आपको फील होगा ये नहीं होगा। इसीलिए अगर दो दोस्त अपने से अपने बगल बगल में वो खड़े रहते हैं तो भी उनके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स उनको फील नहीं होता, जबकि लगता तो है, ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच लगता तो है, लेकिन ये फोर्स आप देख रहे हैं बच्चों बहुत कम है। कोई सेंस है इस फोर्स का, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। वही कोई सेंस है बात का, जिस तरीके से नॉनसेंस बातें हैं इसी तरीके से ये बिना काम का फोर्स भी है, अपने को फील भी नहीं होता, है ना। तो आप ऐसा आप याद रख सकते हो कि इसी तरीके से आप किसी भी आपके आसपास कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लो, उनके जब आप मास मीन्स रखोगे, मास की वैल्यू, और फिर उनको मल्टीप्लाई करोगे, उनके बीच का डिस्टेंस वगैरह रख के करोगे, तो वो जो आपका फोर्स आने वाला वो बहुत कम आता है। इसीलिए अपने को स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्सपीरियंस या फील नहीं होता, ठीक है। वो क्यों नहीं होता, बिकॉज अब बच्चों ये आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है ना वो बहुत कम है। कितना, 10 टू द पावर -11। अगर बच्चों आप ये समझो कि इनका वैल्यू अगर ज्यादा आ भी रहा हो, लेकिन ये अकेले ही क्या कर दे रहा है, 10 पावर -11 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो फिर वो बहुत कम कर देता है ये ओवरऑल वैल्यू को। इसीलिए अपन को ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल ऑब्जेक्ट के बीच में फील नहीं होता। तो आइए बच्चों अब आप देखते हैं कि जिनके बीच में अपने को ग्रेविटेशनल फील मींस ग्रेविटेशनल फोर्स का फील होता है। तो अपन को एक एग्जांपल पता है कि अपने जो चंदा मामा हैं वो अर्थ के क्या करते हैं, चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट, ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, है ना। मतलब मून जो है अर्थ के चारों रिवॉल्व करता है। तो फिर से बात वही कि इसको भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी, बिल्कुल होता है। तो बच्चों वो भी एक क्या है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आइए उसी फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एस्टिमेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ। तो मून और अर्थ के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वही अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों दिया है मास ऑफ अर्थ दिया आपको m1 मान लेते हैं, ठीक है। मास ऑफ मून दिया है m2, और मून और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस दिया बच्चों वो दिया है। तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के सेंटर से बच्चों मून के सेंटर तक का, है ना। हम लोग बच्चों हमेशा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है, r, वो ये दे रखा है, ठीक है। और इसका मास m1 ये भी दे रखा है, इसका मास m2 ये भी दे रखा है। तो बस फिर बात ही क्या बचा। तो आई थिंक आप लोग मेरे से पहले कैलकुलेट करके बता दोगे मुझे। तो चलिए F इक्वल क्या, G m1 m2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो G की वैल्यू 6.67, वही पुराना 10 टू द पावर -11,
है ना बच्चों। ये जो जी की वैल्यू है ये वही पुराना वाला ही है ना, ऐसा नहीं कि ये पहले कुछ और था बाद में कुछ और था। मेरे से एक बच्चे ने पूछा एक क्वेश्चन कि सर 200 साल पहले जो है जी की वैल्यू इतना हुआ करता था, तो आप बताओ कि 2025 में जी की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो बच्चों ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये ना चेंज हुआ था ना चेंज होने वाला है, ठीक है, और हमेशा के लिए है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे m1 की वैल्यू रखो 6 × 10⁻24 kg, है ना, ये मास ऑफ अर्थ है, बहुत ज्यादा है भारी, ठीक है। अब ये बच्चे पूछते हैं सर कि ये किसने अर्थ के मास को मेजर किया। बच्चों तो यहाँ पे ये कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये मेजर किया जाता है, ऐसे नहीं कि हम लोग तराजू लिए और अर्थ को उसमें तौल के निकाल दिए, है ना। तो ये आप साइंटिस्ट जो होते हैं अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, अर्थ की डेंसिटी निकाल लिए फिर उस तरीके से, तो बहुत प्रोसेस होता है अलग अलग, उनसे के हेल्प से वो कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है। यहाँ पे 10⁻22 आ गया मास ऑफ मून। फिर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है बच्चों 3.8 इंटू में 10⁸ का स्क्वायर। अब बच्चों फिर से अपन को क्या करना है, सभी नंबर्स को एक साथ उठा के रखना है, जो नंबर्स को एक साथ और 10⁻ वाले टर्म को एक साथ। तो सब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो फोर्स होने वाला है F इक्वल, तो G की वैल्यू पहले बच्चों हम लोग चलो नंबर्स को एक साथ रख लेते हैं, तो 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 हो गया, और 10⁸ को एक साथ रखो तो माइनस का 11, फिर 10⁻, प्लस का 24, फिर 10⁻, प्लस का 22, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा 3.8 है। अब क्या होगा स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और बच्चों 10⁸ का भी स्क्वायर होगा, तो 10⁸ का स्क्वायर होगा तो 8 इंटू 2 वो 10⁻16 बन जाएगा। तो 3.8 का स्क्वायर इंटू में 10⁻16 हो गया। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बच्चों अब आप बारी आती है कि इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करो और साथ में इनको मल्टीप्लाई करो। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो बच्चों इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 296.14, और अपान में यहाँ पे 3.8 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 14.44, है ना। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका 10⁻16 नीचे में बचा है, और ऊपर में अब आप क्या करो इन सभी को 10 के पावर में ही लिखो, तो कितना आ गया 10⁻22 प्लस 24 माइनस का 11। अब बच्चों आप इन सभी को सॉल्व करो, इन सभी को सॉल्व कर लेना, मतलब इससे इसको डिवाइड करो और इसको मतलब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 22 आ जाएगा आपका 46, माइनस वो कर दोगे आप 11, फिर आपको फिर 16 को भी ऊपर लेके जाके सिंप्लीफाई करना है, मतलब 16 भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो एट द एंड जो रिजल्ट आने वाला है, तो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं और आगे जो रिजल्ट आ रहा है वो बता रहा हूं आपको। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको इरेज करके जो आपका फाइनल फोर्स की वैल्यू आएगी वो बता रहा हूँ। वो कितना आएगा बच्चों सिंप्लीफाई करने के बाद, वो आएगा आपका F इक्वल आता है 2.05 इंटू 10⁻20 न्यूटन। अब आप बच्चों देखो, अब आप इसको देखो, ये 10⁻20 न्यूटन है, आप ऐसे समझो कि 2 जीरो और बढ़ा लो तो ये क्या हो जाएगा 205, मतलब आप ऐसे मान लो कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो ये क्या हो जाएगा 205, फिर भी इसके पास 18 जीरो अभी भी रहेंगे, मतलब 205 के बाद कितने जीरो, ऐसे 18 जीरो, उतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसके किसके बीच, अर्थ और मून के बीच में। इसीलिए जो है बच्चों मून आपका क्या है अर्थ के मींस अर्थ से बाउंड है ना। और साथ में तब सर बात ये आती है कि इतना जब फोर्स मून के तरफ लग रहा है, मींस मून के ऊपर लग रहा है, तो मून आ क्यों नहीं रहा है अर्थ के पास, अर्थ के पास कैसे नहीं गिर जा रहा, जैसे कि अपना एप्पल। तो मैंने बोला था बच्चों ये क्वेश्चन न्यूटन ने पूछा था कि अगर एप्पल गिर रहा है तो मून को भी तो गिरना चाहिए, तो मून क्यों नहीं गिर रही है अर्थ के तरफ, या अर्थ के तरफ वो क्यों अट्रैक्ट होते होते एक दिन अर्थ के सरफेस पे आ जाती है, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो आई होप बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे बच्चों, इसके लिए मैं शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए तो ये काफी बड़ा फोर्स है। अब इस बड़े फोर्स की वजह से होता क्या है बच्चों, तो इसके दो इफेक्ट हैं।
तो ये आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये क्या कर रहा है, पहला तो मून को क्या करता है, बाउंड करता है अर्थ से, है ना, ताकि मून भाग ना पाए, नहीं तो अपना चंदा मामा निकल जाएंगे कहाँ, सैर सपाटा करने, ठीक है। और दूसरा बच्चों ये ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो कि अपने ओशन में टाइड्स, है ना, जो लो टाइड्स, हाई टाइड्स या जो भी आपके टाइड्स बनते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मून की ग्रेविटी, ठीक है, या आप बोल सकते मीन्स मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि सन और अर्थ के बीच में कितना फोर्स लगने वाला है। तो अब आपका ये होमवर्क है बच्चों, आप लोग, मैंने एक करा सिमिलर तरीके से, मास ऑफ अर्थ दिया है, मास ऑफ सन दिया है और सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो उसी फॉर्मूले में कैलकुलेट करना है, पुट करके आप लोगों को वैल्यू, है ना। और जो इसका आंसर आने वाला बच्चों वो मैंने दे रखा है, वो क्या है 3.6 इंटू 10⁻22 है। उसमें कितना आया था बच्चों, 10⁻+ का 20 आया था और इसमें प्लस का 22 है 10⁻। तो ये ज्यादा फोर्स है ना, क्यों, क्योंकि मास ऑफ सन जो है ना वो ज्यादा है एक्चुअली, ठीक है। भले सन जो है ज्यादा डिस्टेंस पे है लेकिन उसका मास भी क्या है, ज्यादा है, तो इसके लिए नेट जो फोर्स आ रहा है वो बहुत मीन्स उससे 100 टाइम्स ज्यादा है, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग 100 टाइम्स ज्यादा आ रहा है। तो बता फिर यहाँ पे ये वाला फोर्स आपका क्या करता है बच्चों, ये वो फोर्स है जो कि अर्थ को बाउंड किया है कहाँ पे, सोलर सिस्टम में, है ना। मतलब इसी फोर्स के वजह से अर्थ क्या है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, नहीं तो जिस दिन ये फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, हम हाउ आप इमेजिन करो, उस दिन अपन मीन्स अर्थ क्या करने लगेगा, अर्थ निकल जाएगा कहाँ पे, सैर सपाटा के लिए, ठीक है। तो जिस दिन ये फोर्स लग रहा बंद होगा, तो डरने वाली बात नहीं है, ये अभी भी लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों आपको कि ये फोर्स ज्यादा है, एक और मैं आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये फोर्स जो है 100 टाइम्स ज्यादा है कंपेयर टू मून और अर्थ के बीच का, मतलब मून और अर्थ के बीच का जो फोर्स है वो थोड़ा कम है, अर्थ और सन के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा है। फिर भी बच्चों जो टाइड्स है, मून का जो मीन्स मून और अर्थ के बीच का जो फोर्स है वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्यों अर्थ और सन के बीच वाला फोर्स क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसका भी आपको आंसर देना है। 2 क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, एक क्या मून अर्थ के तरफ अट्रैक्ट हो रही है क्योंकि इतना ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो दूसरा कि जो टाइड्स के लिए मून और अर्थ के बीच का ही ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों रिस्पॉन्सिबल है, अर्थ और सन के बीच का क्यों नहीं, जबकि अर्थ और सन के बीच में तो ज्यादा भी फोर्स लग रहा है, अभी अपन ने देखा इसको, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताओगे, बाकी जिसका आंसर सही रहेगा मैं इसको लाइक कर दूंगा और मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सभी लोग कमेंट करोगे तभी, अगर कमेंट नहीं आएगा तो मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन का आज का लास्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन या बोलो या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो एंड ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, तो ज्यादातर लोगों को इसको सिमिलर मानते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोग कुछ। चलिए अभी तक जो लोग जो बोलते थे, आज के बाद अपन क्लियर कर लेंगे, इसके बाद अपने को यही बोलना है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या है पहला, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों इस यूनिवर्स में किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में रैंडम, है ना, किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ड्यू टू मास अगर उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो वो क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हो रैंडम, अर्थ के अलावा, है ना, अर्थ के अलावा कोई भी 2 ऑब्जेक्ट अगर है, मून, मार्स और सैटर्न, जुपिटर, आप जितने भी प्लेनेट ले लो, फिर स्टार, इवन स्टार के बीच मींस कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लो, या अर्थ पे ले लो, अर्थ पे एक ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन जा रही है, उनके बीच मींस उनका भी तो मास होगा, वो दोनों भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक बिल्डिंग है दूसरे बिल्डिंग को अट्रैक्ट कर रही होगी, मतलब इस तरीके से चाहे जितना अर्थ के अलावा कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल, है ना। उसके अलावा बच्चों तो सर अर्थ को क्यों छोड़ रहे हैं, तो बच्चों अर्थ और किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसी वो भी तो ग्रेविटेशनल है ही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन उसका अपन ने नाम रख दिया क्या, ग्रेविटी, अलग से क्या, ग्रेविटी, है ना। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों का, क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स मींस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, एनी 2 ऑब्जेक्ट, है ना। बाकी ग्रेविटी क्या है बच्चों, ग्रेविटी मींस की ग्रेविटेशनल फोर्स
बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसको अपन ग्रेविटी बोलेंगे। बाकी कोई भी दो ऑब्जेक्ट रैंडम जो यूनिवर्स में है उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता है उसको ग्रेविटेशन, है ना। और बच्चों अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटी है ना वो ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस है। स्पेशल क्या है कि अर्थ, वहां पे पहला ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अर्थ है, और दूसरा कोई भी हो सकता है। तो ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और सर क्या है, और बच्चों आप ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हो तो वहां पे जो आपको F की वैल्यू आती है, तो आपने F की वैल्यू वहां पे क्या था, F इक्वल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आपको दोनों मास मींस दोनों ऑब्जेक्ट के मास की जरूरत पड़ेगी। कब, जब अपन ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों क्योंकि इसका एक स्पेशल केस ग्रेविटी है जिसमें कि अर्थ फिक्स हो जा रहा है, मतलब मास m1 मास तो फिक्स हो जाता है हमेशा, और जब मास ऑफ अर्थ फिक्स हो जा रहा है तो उस केस में जो फॉर्मूला निकल के आता है फोर्स का वो बड़ा सिंपल आता है बच्चों। वो क्या आता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सिलरेशन ड्यू टू फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। क्या है मतलब इसका कि अर्थ जो फोर्स लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पे, उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है या डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। इसको बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है, कि इसकी वैल्यू कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है, सब चीज, ठीक है। बाकी अभी के लिए आप क्या मानो कि अर्थ जो फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे उसको ग्रेविटी बोलते हैं। उस ग्रेविटी के वजह से, उस फोर्स के वजह से जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बस अपने को वही वैल्यू, और अपन ये कैलकुलेट करेंगे बच्चों कितना, G इक्वल 9.8 आता है। तो यहाँ पे आपको तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटी लग रहा है ना वो आपको कैलकुलेट करना इजी है। जैसे मेरे पे अगर कैलकुलेट करना हो कि मेरे ऊपर कितना ग्रेविटी लग रहा होगा, मींस कितना फोर्स लग रहा होगा जिसकी अर्थ अपने को खींच रही है मेरे को, तो बस मेरा मास चाहिए और इंटू 9.8। आपको अपना कैलकुलेट करना है तो आप अपना मास रखिए और G की वैल्यू, तो इसीलिए आपका ग्रेविटी कैलकुलेट करना इजी है, केवल ग्रेविटी। और बच्चों कई बार ऐसे भी अगर हम बोलते हैं कि मून के लिए सर, तो मून पे क्या, तो मून और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में आप कैलकुलेट करोगे या आप मून पे चले गए तो वहां पे जो फोर्स लगेगा बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाएगा। लेकिन आप ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रेविटी ऑफ मून वहां पे बोलते हैं बच्चों, या मून्स ग्रेविटी, है ना, कि मून की ग्रेविटी बोलते हैं। या मार्स पे गए तो मार्स की ग्रेविटी, केवल ग्रेविटी बोल रहे हैं तो इट मींस की अर्थ की बात हो रही है। लेकिन अगर आप किसी और प्लेनेट की बात करोगे तो आप उसका नाम लेके बोलोगे कि मार्स की ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी, और फिर आप जुपिटर की ग्रेविटी, आप ऐसे उसका नाम स्पेसिफाई करोगे उनके लिए, बाकी अर्थ के लिए नहीं करना है, केवल ग्रेविटी बोलना है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो बच्चों इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ तो बहुत ज्यादा शेयर करो बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ED Academy।